गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लाइव टेस्ट संख्या 7। देखो कि पिछले 2 वीक से टेस्ट नहीं आ रहा था, तो कुछ कमेंट आए, कुछ की इन्फॉर्मेशन आई कि सर टेस्ट नहीं आ रहा, तो कुछ कार्य की व्यवस्था होने के चक्कर में अपना टेस्ट नहीं हो पाया था लास्ट संडे को और उससे लास्ट संडे को। तो आज इस संडे को अपन नया टेस्ट लेके आए हैं, उस टेस्ट की संख्या है 7। इसमें 35 क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 35 हैं, उसकी पीडीएफ है, साथ में उसकी आंसर शीट अपलोड कर दी जाएगी। जितने क्वेश्चन अपने बोर्ड पे हो जाते हैं वो बोर्ड पे देखना, और जितने क्वेश्चन बच जाते हैं वो आप इस पीडीएफ के माध्यम से खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं समझ आता है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ज्यादा देरी नहीं करते हुए अपन टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं, फिर आपको इस क्वेश्चन मिल जाएंगे, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, उसके माध्यम से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 रेलगाड़ियां, हर एक चैप्टर से अपना क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 160 मीटर तथा 140 मीटर है। 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 160 मीटर तथा 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है तथा उनकी चालें क्रमशः 77 किलोमीटर पर आवर तथा 67 किलोमीटर पर आवर है। तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी? क्वेश्चन आपके सामने, 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 160 मीटर तथा 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है तथा उनकी चाल 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर, वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी? आपके सामने पहला ऑप्शन है 7 सेकंड, आपके सामने दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7 से ही 1/2 सेकंड, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सी 6 सेकंड और ऑप्शन डी 10 सेकंड। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन को देखिए, खुद से सोल्व करो। मात्र आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 35 सेकंड का समय है, आप इसको करो। जो नहीं आता है तो आपके सामने ऑप्शन भी टिक करवाया जाएगा, साथ ही इस क्वेश्चन को सोल्व भी करवाया जाएगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है जिसकी लेंथ है 160 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, उसकी लेंथ है 140 मीटर है। और आपको क्या करना है कि ये एक दूसरे के, यानी ये एक दूसरा ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये ट्रैक ए है, मान लो ये ट्रैक बी है, ऑपोजिट सेम ट्रैक पे नहीं है, अलग अलग ट्रैक पे है। तो यानी ये यहां से इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, यानी दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगी तथा इनकी देखो चाल क्या है, इसकी चाल 77 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 67 किलोमीटर पर आवर है। चलो इधर ऑपोजिट ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या हो रही है, दोनों की विपरीत दिशा हो रही है, यानी कि विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो इनकी चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी, यानी एक दूसरे की तरफ। यानी इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और इनकी दूरी भी क्या होगी, जुड़ जाएगी।
यानी दोनों के बीच दूरी है 160 किलोमीटर, 160 मीटर प्लस 140 मीटर, दोनों की दूरी जुड़ गई, दोनों की चाल क्या होगी 77 प्लस 67। अब देखो कि ये वाला डेटा मेरा मीटर में है, ये वाला डेटा मेरा किलोमीटर पर हावर में है, और आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं सभी सेकंड में, यानी कि आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, और आप क्या करोगे, इसकी चाल चेंज कर दोगे, मीटर प्रति सेकंड में कर दोगे, तो यानी ये हो गया 144 को 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यानी यहाँ पे हो जाएगा 300 अपॉन में 144 मल्टीप्लाई में 5 और ये 18। ठीक है, सभी को ये चीज समझ आई होगी। ये 8 बार कट गया, ठीक है, और 300 अपॉन में 40, तो यानी इसको काटू मैं तो 7 सही 1/2, ये क्या आई मेरी सेकंड आई, यानी ऑप्शन भी अपना क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 7 सही 1/2 सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों रेलगाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन से आने का मतलब क्या होगी, दोनों की दूरी जुड़ जाएगी और दोनों की चाल भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन चाल अपनी क्या दे रखी है, किलोमीटर पर हावर में दे रखी है, और अपन को डेटा किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। देखो सभी डेटा सेकंड में है, तो किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही अपन ने किया है, और अपने पास समय निकल के आ गया 7.5 मिनट। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करें और अपनी कॉपी में सोल्व करें, जब नहीं समझ आया हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, तो बाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। बाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, और आपके सामने ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 12 और डी 6। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक बाहुभुज है जिसकी भुजाएं, जैसे नंबर ऑफ भुजा है वो 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड है, बाहुभुज है, लेकिन आंतरिक कोणों का योग उसका निकालना है, और वो किसके इक्विवेलेंट है, किसका दुगुना है, उसके बाह्य कोणों का योग का दुगुना है, तो बाहुभुज के भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा, यानी नंबर ऑफ साइड इन देखो सभी के सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, सभी इसको सोल्व करें। मात्र 10 या 12 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो जिसका ऑप्शन 6 आ रहा है, जिसका डी ऑप्शन आ रहा है, उत्तर 6 आ रहा है, 6 भुजाएं हैं, तो वो सही है। अब देखो कि बाहुभुज की पहले बात कर लेते हैं। चाहे त्रिभुज हो, ये टॉपिक थोड़ा सा हुआ नहीं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ही हुआ। ये चतुर्भुज हो या आयत हो, तो उसके बाह्य कोण, यानी इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, इसके बाह्य कोणों का योग 90, 90, 90 और ये 90। मैं एक आयत की बात कर रहा हूँ या एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो चाहे कोई भी आकृति बनाओ, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी डायग्राम, यानी मैं त्रिभुज बना लिया, पंचभुज की बात कर लेता हूं, ये मेरा पंचभुज है, तो इसके बाह्य कोणों की बात करते हैं, तो इसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है,
बाह्य कोण ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इन सभी का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इन सभी का सम हुआ है वो 360 है। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग 360 है, तो अंतः कोण, अब इनकी देखो बाह्य कोणों की बात हो गई, अब अंतः कोणों की बात कर रहे हैं, तो इसका दुगुना हो जाएगा, 360 का दुगुना है, तो अंतः कोणों का योग कितना है, 720 है। अब आपको सामने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है, नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो कल लास्ट क्लास में अपन ने बताया था कि जब किसी भी आकृति का अपना नंबर ऑफ साइड निकालनी है, नंबर ऑफ एंगल निकाल रहा है, एक एंगल कितने का है, उसके एंगलों का योग कितना है, तो उस सिचुएशन के लिए अपना एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 180 गुणा n-2 इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल का सम आ जाएगा, कि कितने नंबर हैं उसी का सम आ जाएगा। 180 यहाँ पे n है, वो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड को डिनोट कर रहा है, यानी भुजाओं की संख्या को डिनोट कर रहा है n। तो यानी n अपने पास एज इट इज रख दो, n-2, और देखो सभी कोणों का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे सभी कोणों का योग आ रहा है और यहाँ पे अपना भी 720 आ रहा है, जो आपको सामने गिवन दे रखा है। कैसे आया गिवन, क्योंकि बाह्य कोणों का योग 360 है, तो अंतः कोणों का योग उसका दुगुना है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का दुगुना है, योग का दुगुना है, यानी बाह्य कोणों का योग 360 है, तो दुगुना कितना हो गया, 720। अब देखो कि n-2 इक्वल टू 720 अपॉन में 80 180, और ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो n-2 इक्वल टू 4, और n इक्वल टू क्या हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो बाह्य कोणों की भुजा, अपनी जो भुजा आई है वो कितनी आ गई, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6। ऑप्शन डी करेक्ट है। सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, सभी इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 6000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। अन्य व्यक्ति 5000 रुपए की राशि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से जमा करता है। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा है, तो 2 वर्ष बाद उनके ब्याज का अंतर क्या होगा, उनके ब्याज का अंतर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति 6000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से लगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति 5000 रुपए की राशि 5000 रुपए की राशि 5000 रुपए की राशि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश कर रहा है। 2 वर्षों के ब्याज का अंतर पूछा है, तो एक में साधारण ब्याज पूछा है, एक में चक्रवर्ती ब्याज, और आपके सामने ऑप्शन है ए 230, ऑप्शन बी 232, ऑप्शन सी 832, और ऑप्शन डी आपके सामने 600।
कि उनके बीच में ब्याज का अंतर क्या है। कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मली फॉर्मूला रखना है और आपके आंसर निकाल लें। देखो कैसे होगा, जो 6,000 रुपए का मूलधन है वो साधारण ब्याज की दर है, यानी 6,000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, और 8,000 रुपए की राशि, देखो दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है, ये साधारण ब्याज आ गया। चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 5,000 रुपए की राशि है 2 वर्ष के लिए, यानी 1 + r बटे 100, यानी 108 गुणा 108 बटे में 100 बटे में 100। ये वाला चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, इसमें अगर 5,000 घटा देते हो, और ये वाला साधारण ब्याज आएगा। दोनों का डिफरेंस बताना है, जो प्लस में आ रहा है तो प्लस में, माइनस में आ रहा है तो माइनस में। देखो अंतर करना है, कितना ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये नहीं बता रखा, सिर्फ दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो ये ज्यादा हो सकता है या ये ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, करो कैलकुलेशन करना खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय में विज्ञान से दुगुना अंक प्राप्त करता है। अंग्रेजी विषय में विज्ञान से दुगुना अंक प्राप्त करता है, उसके अंग्रेजी विज्ञान एवं गणित में, अंग्रेजी विज्ञान और गणित में कुल 180 अंक प्राप्त होते हैं, कुल 180 अंक प्राप्त होते हैं। अगर अंग्रेजी व गणित के अंकों का अनुपात, अगर अंग्रेजी एवं गणित के अंकों का अनुपात अनुपात 2:3 हो, अगर अंग्रेजी एवं गणित के अंकों का अनुपात 2:3 हो तो उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। आपके सामने ऑप्शन है ए 30, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 90। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं गुलशन सर। अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय से दुगुना अंक प्राप्त करता है और उसके अंग्रेजी व विज्ञान तथा गणित के कुल अंक 180 अंक प्राप्त होते हैं। अगर अंग्रेजी व गणित के अंकों का अनुपात 2:3 है तो उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन करो, मात्र 30 सेकंड आपका समय है, करो जल्दी से क्विकली। देखो आई होप सभी का क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। देखो सोल्व करते हैं। अंग्रेजी और गणित के विषय में, यानी अपने पास 3 विषय हैं, यहां पे दे रखा है अंग्रेजी व गणित।
दोनों का रेशियो है 2:3। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, पहली लाइन को शुरू करते हैं कि अंग्रेजी विषय में विज्ञान से दुगुने, यानी एक सब्जेक्ट और है, विज्ञान है और अंग्रेजी, ये एक बार इसको कॉमन रखते हैं, ये अंग्रेजी है। क्या बोला है, विज्ञान एवं अंग्रेजी, अंग्रेजी में विज्ञान विषय से दुगुने। अगर यहां इसको 1 मिलता है तो यहां इसको कितने मिलते हैं, 2। जब अंग्रेजी में 2 मिलते हैं तो गणित में कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। यानी सभी इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, अपने पास रेशियो बनाएंगे, विज्ञान रेशियो में अंग्रेजी रेशियो में गणित। ठीक है, ये इसमें 1 मिले तो इसमें 2 मिले, ये खाली छोड़ दो एक बार। अगर इसमें 2 मिलते हैं तो इसमें कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। सभी को मल्टीप्लाई कर दो भाई, जहां पे जो खाली स्थान है वो वहीं पे वही भरा जाएगा। यहाँ पे कितने पे खत्म हुआ, 2 पे। यहाँ पे कितने से शुरू हुआ, 2 पे। यानी मैं बना सकता हूं 2:4:6 और यहाँ पे देखो 3, 2 और 1:2:3। और आपके पास टोटल क्या बना है कि सभी विषयों में 180 अंक मिले हैं। रेशियो में कितने के बराबर है, 6 के बराबर। पूछा क्या है, विज्ञान में पूछा है, विज्ञान में कितने अंक मिले हैं, पहले सबसे पहले ऑप्शन 1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करो 1/6, यानी 1/6 कितना हो गया, 180 का 30। विज्ञान में उसको कितने अंक मिले, 30। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, विज्ञान और अंग्रेजी में दोनों का रेशियो दे रखा है। विज्ञान में अगर 1 मिलता है तो अंग्रेजी में 2 मिलता है। पहले वाली बात फिनिश होगी। दूसरी वाली, इस वाली बात को एक बार थोड़ा सा साइड में रख दो। फिर क्या बोला है, अंग्रेजी व गणित में, अंग्रेजी में अगर 2 देता है तो गणित में कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। यानी अपन ने रेशियो बनाया विज्ञान अंग्रेजी व गणित। इसमें अगर 1 मिलता है तो इसमें 2 मिल गए, अगर इसमें 2 मिल रहा है तो इसमें 3 मिल रहा है। अगर ऐसा रेशियो बन रहा है अपना जेड की आकृति का, तो जहां पे जो खाली होता है, देखो इंडिया में क्या होता है कि जब पड़ोसी का प्लॉट खाली होता है ना तो डस्टबिन सबसे ज्यादा वहीं पे फेंकते हैं। ठीक है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा कब्जा होता है। तो देखो पड़ोसी है, खाली है, इसका पड़ोस तो खाली है, तो इसमें वही कब्जा करेगा जो पड़ोस में रहता है, इसमें भी वही। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए एक खाने वाली मेज, खाने वाली छोड़ो, ए एक मेज, कुछ गलत समझ जाएंगे, जिसका अंकित मूल्य 3000 है, जिसका अंकित मूल्य 3000 है, को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 10% तथा 15% की दर से खरीदता है। वह इस पर 105 रुपये यातायात खर्चा भी करता है। वह इस पर 105 रुपये यातायात खर्चा भी करता है और उसे 3200 रुपये में बेच देता है। उसे 3200 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक मेज को खरीदता है जिसका अंकित मूल्य आपके सामने बोर्ड पे एज लाइक
गिवन है 3000 और 2 क्रमिक छूट देता है, एक 10% की, एक 15% की दर से खरीद लेता है और 105 रुपये उस पर यात्रा भाड़ा देता है तो और 3200 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो ऑप्शन आपके सामने ए है 22 सही 1/3%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 33 सही 1/3% और ऑप्शन डी है आपके सामने 37 सही 14/24%। आई होप सभी के सामने ऑप्शन क्लियरली दिख रहे हैं, विजिबिलिटी है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए एक मैच जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपये है, 2 क्रमिक बटा छूट, 2 क्रमिक छूट क्रमशः 10% एवं 15% की दर से खरीदता है, वह 105 रुपये यातायात खर्चा भी करता है और उसे 3200 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? करो जल्दी से क्विकली। देखो क्या दे रखा है अपन को, एक मेज है उसका अंकित मूल्य 3200 है, छूट दी है सबसे पहले यानी 10% की तो 90/100, फिर 15% की थी तो 85/100। ये छूट देने के बाद क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, उसने उस पे 105 रुपए का किराया दे दिया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो x रुपए का अपन ने वो बेच रहा है, 105 रुपए का उसने किराया दिया, चाहे तो ऐसे कर लो या उसको इस पोजीशन में ले आओ कि यानी यहां से इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी 32 गुणा 9 गुणा 85/10। ये क्या है अपने पास, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब खरीदी कितने में, ये इस पे ये खरीद रहा है उसको कि उसका विक्रय मूल्य, लेकिन उसने खरीदी है वो क्रय मूल्य है, और अब इस पे अगर 105 रुपए और जोड़ देता हूं मैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, विक्रय मूल्य। चलो एक बार फिर से समझा देते हैं, कंफ्यूजन हो गया। देखो एक मेज कितने रुपए में खरीद रहा है, वो 3000 रुपए की मेज थी, उस पे 10% पहले बट्टा ले लेता है तो 10%, 3000 का 10% 2700, फिर उसके वे 15% का बट्टा लेता है, तो इतने में ही तो खरीद रहा है वो। 27 गुणा 85 कर दो मल्टीप्लाई, 27 5 135, असल कितनी होगी 13, 27 8 216 और 13 229। ठीक है, यानी 2295 रुपए में उसको खरीद रहा है। ठीक है, ठीक कितने की, वो 3000 की, 2 छूट ले ली, एक ले ली 10% की, दूसरी ले ली 15% की, यानी 2295 रुपए में खरीद रहा है। 105 रुपए उसने उस पर किराया दे दिया, यानी कितने की पड़ गई वो 0042, यानी 2400 रुपए की उसने खरीदी है, अपने घर पे आ गई। अब उसने बेची कितने की है, 3200 रुपए की बेची है, यानी कितना लाभ कमा रहा है वो, 800 रुपए का लाभ कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है 800 रुपए का लाभ, 2400 पे, यानी क्रय मूल्य लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, यानी 8 3 24, 1/3%। 1/3% को अपन क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 + √2 अपॉन में √5 + √3
और इसका ऐड करना है, या इसको जेनरली बोल रहे हैं सोल्व करो, 1 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, और करना क्या है कि सोल्व करो, और आपके पास ऑप्शन है ए रूट 5 प्लस रूट 6, ऑप्शन बी है 2 रूट 5 प्लस रूट 6, ऑप्शन सी है रूट 5 माइनस रूट 6, और ऑप्शन डी है अपने पास 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 6। ठीक है, क्विकली सोल्व करो, सिंप्लीफाई। प्रतीक गुलशन बोल रहे हैं एक बार, ध्यान में ना फोन आ रहे हैं यार, कहते टाल कर दें। देखो सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, आपके सामने दिख रहा है 1 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, यानी रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, ये अपना a है, ये b। अगर आपको कभी ऐसी वाली पोजीशन दिखे a माइनस बी और a प्लस बी, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों की आपस में स्क्वायर करूं तो 5 का 5 हो गया, रूट 5 का 5 हो गया, माइनस रूट 3 का 3 हो गया, यानी नीचे मेरा ऑप्शन आ गया 2। यानी एक बार इसको अलग से बाद में सोल्व कर लेंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3, इसमें इसको डिवाइड करो तो ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 1 प्लस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 3। नेक्स्ट पोजीशन बन रही है अपनी 1 प्लस माइनस रूट 2 और इधर क्या बन गया, रूट 5 प्लस रूट 3। सोल्व करके सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, और अपने पास ऑप्शन ए आएगा करेक्ट, तो वही इसको सोल्व करना है। देखो सभी को क्वेश्चन ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। देखो जिसका नहीं हुआ एक बार रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रूट 10, या ऐसे इसको लिख दो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 5 सेम एज इट इज इसी की प्लस रूट 3, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 5। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3, और अपॉन में अपने पास 2 है। ठीक है, तो यहां देखो जो चीज कॉमन दिख रही है वो अपनी कट जाएगी। देखो ये वाली बातें और ये वाली बात ऑपोजिट सिंबल में है, तो इसको काट देते हैं अपन। यहां ये जुड़ जाएगी माइनस रूट 3, और देखो ये वाली और ये वाली कैंसिल होगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में रूट 5, यानी एक रूट 5 ये है, एक रूट 5 ये है, और एक मैं यहां पे लिख दूं माइनस 2 रूट 6, यानी रूट 2 की मल्टीप्लाई अगर रूट 3 के साथ करते हैं तो रूट 6 हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया, और यहां से अपॉन में एलसीएम कितना है 2। ठीक है, ये कैसे हुआ, रूट 5 माइनस रूट 3 की अगर अलग अलग स्क्वायर करते हैं तो यही आता है अपने पास पहले वाली संख्या 5 माइनस 3, तो इन दोनों को घटाएं तो कितना आ गया 2, तो ये यहाँ पे 2 है, दोनों में कॉमन आया तो 2 कॉमन बाहर आ गया, रूट 5 माइनस रूट 6 और अपॉन में क्या आया
टू से 2 कैंसिल हो गया, तो अपना ऑप्शन क्या बचता है, √5 प्लस √6। ये अपना सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन है। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 21 xy, और वैल्यू निकालनी है कि इसका मान क्या होगा। और आपके सामने एजम्पशन मेथड के थ्रू 243a, b की वैल्यू है 143, c की वैल्यू है 343 और d की वैल्यू है 443। ठीक है, सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, पहले 7 वाला करते हैं। देखो जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें अजम्पशन मेथड यूज करो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जितने पास पास वाले आंसर हो तो उनको क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे करेंगे अपन सोल्व उसको, यानी इसके पास आंसर ये 4 ले लो, ये 3 ले लो, फिर इसका एक फैक्टर हो गया तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। सबसे जितने पास होते हैं ना, सबसे पास वाले फैक्टर, यानी अगर मैं 5 की फैक्टर की बात करूं तो यानी कि 5 आ रहा है तो 3 और 2 या 2 और 3, या 7 आ रहा है तो 4 और 3, 3 और 4, या 9 आ रहा है तो 5 और 4, 4 और 5। इस प्रकार वाले फैक्टर होते हैं बीच में, तो सबसे पहले उनका योग करना चाहिए। ठीक है, आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इसको करते हैं तो अपन को ऑप्शन मिल जाता है। अब क्या करना है, इसकी पावर 3, यानी पहले 4 और 3 लेते हैं, एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे। 4 और 3 यानी 64 प्लस y की वैल्यू 227, और आपको क्या करना है 21 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, यानी 61, इसको लिख सकते हैं अपन 8, 91 प्लस 21 7 147, सॉरी 21 इंटू 12, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 एक 25, 251 प्लस 91, यानी यहाँ आपका 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 343। कौन से ऑप्शन में, 343 ऑप्शन सी में। इसके अलावा कोई ऑप्शन और नहीं मिलेगा आपको फैक्टराइजेशन करने पे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पास वाले फैक्टराइजेशन करो, उसमें बड़ी संख्या में पहले हम ये दो, दूसरी वाली छोटी संख्या को बाद वाली, यानी पहले x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 है तो अपन क्या लेंगे 4 यहाँ जूम करेंगे, 3 यहाँ जूम करेंगे, ये 7 हो गया। करने को ऐसे भी करते हैं, 3 और 4 भी 7 होते हैं, लेकिन जब क्या होता है एग्जामिनर पूछता है ना तो वह यही चेक करता है कि आपके पास इसमें गिवन कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, एक संख्या के 75% में यदि 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है। और आपके सामने ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 160, ऑप्शन सी है 240 और ऑप्शन डी है 300। आपको क्या पूछा है, उस संख्या का 80% पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है।
देखो बात करते हैं, एक संख्या मान ली थी अपन ने, x मान ली, और उस संख्या को में 75% जोड़ा जाता है। एक संख्या को उसके 75% में 75, यानी कि संख्या का 75% अगर मैं बोलूं तो 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई संख्या है उसके 75%, यानी ये 3/4, इसमें 75 ऐड करना है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या यानी क्या थी, वो सपोज संख्या x थी, यानी 3/4 प्लस में 75 इक्वल टू x। ये किसमें, यहाँ पे प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 75 इक्वल टू x माइनस 3x बटे में 4। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ, 75 इक्वल टू x, देखो ये इसका एलसीएम आया, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 4x या 3x, इसको स्टेप कम करने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे x/4 आ गया, और x/4 कितना हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, और इस संख्या का क्या निकालना आपको, 80% निकालना। तो 80 ये पूरी मेरी संख्या है, और इसी संख्या का 80% आपको इसको या तो 75 × 4 करोगे तो 300 होता है, 300 का 80% 240 होता है, या ऐसे नहीं करते हो, 25 3 75, 25 4 100, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 8 3 240, यानी 80 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 240। ऑप्शन सी क्या अपना करेक्ट है। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कल जिस क्लास पे बेस्ड है, कल जो क्लास हुई थी अपनी आयत वाली, उसी पे बेस्ड है। 148 क्वेश्चन नंबर, 148 मीटर लंबे एवं 14 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में एक बड़े से बड़ा वर्त बनाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक 148 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में एक बड़े से बड़ा वर्त बनाया जाता है, तो उस बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और आपके सामने ऑप्शन है, ए है 49 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 378 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 1078 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन पूछ रखे हैं, वैसे जैसे जैसे पूछ रखा है वैसे वैसे बताना है। वर्बली भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जिसने कल का वीडियो अच्छे से देखा है वो क्वेश्चन वर्बली भी कर सकता है। देखो क्या है क्वेश्चन में, 148 मीटर लंबाई है और 14 मीटर चौड़ाई है, यानी ये 14 मीटर है और ये 148 मीटर है। अब इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्त बनाना है, तो बड़े से बड़ा वर्त कब बनेगा, जब उसकी चौड़ाई के अनुदिश बनेगा, जितनी उसकी चौड़ाई उतना उसका व्यास। ऐसे बना सकते हैं, यानी इसका व्यास कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। अब आपको इसके वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या कितनी होती है, डायमीटर अपॉन में 2, ये क्या होती है अपनी रेडियस होगी। रेडियस इक्वल टू क्या होती है, व्यास बटे में 2। त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास का आधा कर दो। अब व्यास त्रिज्या होगी अपनी 7 मीटर 7 मीटर। जब किसी वर्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 154 मीटर स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 7 × 7, 7 का 7 से कैंसिल हो गया, 22 7 154। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक विशेष माह में, क्वेश्चन नंबर 10, एक
विशेष माह में ए बी तीन मित्र ए बी सी की औसत जेब खर्च 80 रुपए यदि उस माह में ए ने ए की अपेक्षा बी दुगुना ए की अपेक्षा बी दुगुना तथा सी 3 गुना ए की अपेक्षा बी दुगुना व सी 3 गुना खर्च करा 3 गुना खर्च करता है एवं उनकी बिना खर्च की गई राशि का औसत बिना खर्च की गई राशि का औसत बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 रुपए। तो सी का खर्च कितना है? और आपके सामने ऑप्शन है ए 10 रुपये, बी 20, सी 30 और डी 40। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक विशेष महीने की बात की है, 3 मित्र ए बी सी की औसत जेब खर्च है जिसको घर वालों से मिलते हैं वो 80-80 रुपए मिलते हैं एवरेजली। यदि उस माह में ए की अपेक्षा बी ने दुगुना और सी ने 3 गुना खर्च करा है, कितने मिले हों वो इश्यू नहीं है, उसमें टोटल औसत दे रखा आपको 80 है। लेकिन जब उन्होंने खर्चा किया है तो यदि उनके बिना खर्च की गई राशि, जिसने खर्चा कर दिया और जो बचाई हुई राशि है उसका औसत 60 है, यानी 20 की औसत में सभी ने खर्च करें, 80 की औसत में पैसे मिले थे, 20 की औसत में सभी ने खर्च किए हैं, तो सी ने कितना खर्च किया? देखो मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को कुल कितना मिला? 80 गुणा में 3 कुल मिले, कुल रुपए मिले, ठीक है, यानी 240 रुपए उनको टोटल मिले। अब उन्होंने बचा कितने लिए? देखो बिना खर्च की गई राशि, यानी उन्होंने बचाए कितने हैं? 60 गुणा में 3 बचाए हैं, यानी कितने बचा लिए? 180 बचा लिए। अब खर्च कितने करे? 60 रुपए खर्च करें। अब 60 रुपए में इनका औसत क्या है खर्च की गई राशि का? ए बी सी का औसत नहीं दे रखा, उसका अनुपात दे रखा है, ये बनाना है। यदि उस माह में ए की अपेक्षा बी ने दुगुना, ए ने 1 रुपया किया तो वहां पे बी ने दुगुना किया है, और सी ने ए की अपेक्षा 3 रुपए खर्च किए, यानी ऐसे किया इन्होंने, यानी 60 रुपए टोटल खर्च हुए हैं। उसमें से एक के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 6। और जब पूछा किसका? सी का खर्चा, तो सी का अनुपातों में खर्चा कितना है? 3 का, यानी कितनी है? सी की खर्च की गई राशि कितनी है? 30 रुपए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ए बी सी को 80 के औसत में तीनों को मिलता है 80-80-80 मान लेते हैं, यानी तीनों को 240 रुपए मिलता है। दिया है कि औसत खर्च मिलता है इनको, जेब खर्च मिलता है औसत 240। उसमें से उन्होंने 60 के औसत में तीनों ने बचा लिया, यानी ए भी 60 बचा लेता है, बी भी 60 बचा लेता है, सी भी 60 बचा लेता है, यानी टोटल 180 रुपए बचा लेते हैं। तो 240 रुपए टोटल मिले थे, उसमें से 180 रुपए तो उन्होंने बचा लिए अपनी पॉकेट में। तो खर्च कितना किया उन्होंने? सिर्फ 60 रुपए खर्च किए। खर्च करने का अनुपात क्या दे रखा है? ए की अपेक्षा बी ने दुगुना और सी ने 3 गुना, यानी जब ए 1 रुपया खर्च करता है तो बी उससे दुगुना कर रहा है और सी उसी से 3 गुना कर रहा है, यानी 1:2:3 में खर्च कर रहा है। और तीनों का कुल खर्च है वो 60 रुपए है, अनुपातों में 6 के बराबर है। सी का पूछा है तो सी के अनुपात का गुणा कर देंगे और यहाँ अपने पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
आई होप सभी को समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 हार का घंटे का समय लगता है। 3.5 घंटे का समय लगता है। छेद होने के कारण, देखो आप पूछा क्या है, छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 21 घंटे, ऑप्शन सी 6 सही 1/2 घंटे, और ऑप्शन डी एच लिखा है यानी हावर लिखा है, और डी 10 सही 1/2 घंटे। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक नल किसी टंकी को भरने में 3 घंटे का समय लेता है। यदि टंकी में छेद होने के कारण इस टंकी को पूरा भरने में 3 सही 1/2 हार लग जाते हैं। अगर अकेला इस छेद ही खुला है, टंकी पूरी भरी हुई है, तो उसको खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो कैसे, मान लेते हैं एक नल है एच प्रकार की, एक टंकी है। अगर इस टंकी में सिर्फ नल ए ही शुरू की जाए तो वो टंकी को 3 घंटे में भर सकती है। जब पोजीशन क्या होगी, स्थिति बदल गई, नल ए भी खुला है और यहां से देखो होल है और इसमें से पानी लगातार बह रहा है, और अब इसको भरने में 3 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे 30 मिनट लग गए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये एक कोई नल है बी है जो खाली कर रहा है, ये ए है जो भर रहा है, यहाँ पे सिर्फ अकेला भर रहा है। तो यानी अगर अकेला भरे तो कितने घंटे में भर देगा, 3 घंटे में। अगर ए भरे और बी खाली करे, छेद को अपन ने बी नाम दिया है, तो बी खाली करे तो उसको कितने घंटे में लगेगा, 7/2। 3 सही 1/2, 3 से 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम 21, यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ गई 7, यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। यानी भरने वाला सिर्फ 1 मिनट में 7 लीटर भर रहा है, और खाली जब भर भी रहा है खाली भी हो रहा है तो बच कितना रहा है, 6 बच रहा है। यानी आपके सामने a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है। यहाँ आपके पास b सिर्फ a की वैल्यू दे रखी है, आपने निकाली है, तो 7 माइनस बी इक्वल टू 6, और यहाँ से इधर चला जाएगा माइनस बी इक्वल टू प्लस के 6 और माइनस के 7, यहाँ -1 बराबर माइनस बी। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 मिनट में 1 ही लीटर खाली हो रहा है, 1 घंटे में 1 ही लीटर खाली हो रहा है। तो देखो टंकी में 21 लीटर पानी है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो कितने घंटे लगा देगा वो, 21 घंटे में 1 और 1 21 घंटे लगा देगा। आई बात समझ में? जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से देख ले, आपके सामने सब कुछ क्लियर है। ए भरने वाला है, बी खाली करना है, होल है तो भी वो क्या कर रहा है, खाली तो कर ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक मिनट लगा रहा है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी तीन क्रमिक संख्या, तीन क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का दुगुना, पहली संख्या का दुगुना तथा दूसरी संख्या का तीन गुना, तीन गुना एवं तीसरी संख्या का चार गुना का योग 191 हो जाता है। ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या का तीन गुना, तीसरी संख्या का चार गुना का योग 191 हो जाता है। और आपके सामने ऑप्शन है 19, 20, 21, दूसरा पेयर बना है 21, 22, 23, तीसरा पेयर 20, 21, 22 और चौथा पेयर 22, 23, 24 कि ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं कौन सी हैं जिसमें पहली संख्या का दो गुना, दूसरी संख्या का तीन गुना, तीसरी संख्या का चार गुना का योग 191 हो जाता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन उठा लो, दूसरा ऑप्शन उठा लो, तीसरा ऑप्शन उठा लो और 191 की इक्विवेलेंट कर दो। यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैसे करेंगे, पहली संख्या का दुगुना यानी 19 दूनी 38 प्लस दूसरी संख्या का तीन गुना यानी 60 और तीसरी संख्या का चार गुना कितना बनेगा 84। आपको क्या करना है 191 लेके आना है, यानी 191 की इक्विवेलेंट है तो आपका किया हुआ ऑप्शन क्या है, सही है। अगर नहीं आ रहा तो रॉन्ग है। अब देखो कि इसकी पहली डिजिट 8 है, इसकी 0 है, इसकी 12 4 है, तो 4 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 2 आता है लास्ट में, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन तो अपना क्या है, रॉन्ग है। दूसरे अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यानी पहली संख्या का दुगुना 42, दूसरी संख्या का तीन गुना यानी 66, 22 का तीन गुना 66 और यहाँ पे 23 4 92। अब देखो इसका और इसका जोड़ो 2 और 6 8, 8 और 2 10 यानी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर को क्या चाहिए 191 चाहिए, दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यानी 40 प्लस 63 प्लस 88, ठीक है, ये 4 ये 0 ये 3 ये 8 यानी 1 तो आ रहा है। अब सभी को ऐड कर लो, एक डिजिट तो निकाल ही ली, 8 से 14 और 4 18 और 1 19 यानी ऑप्शन क्या हो गया 3 क्या हो गया अपना राइट। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको ऑप्शन टेस्ट करके जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन के आंसर निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब चुनाव होते हैं तो ऐसा ही स्थिति होती है। क्वेश्चन 13, 2/5 मतदाता P को वोट देने का वादा करते हैं। दो बटे 5 मतदाता P को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी के या शेष मतदाता बोल दो या बाकी के मतदाता Q को वोट देने का वादा करते हैं, Q को वोट देने का वादा करते हैं। Q को वोट देने का वादा करते हैं अंतिम दिन में, अंतिम दिन यानी चुनाव वाले दिन की बात हो रही है। अंतिम दिन में 15%, अंतिम दिन में 15% मतदाता
पी को वोट देने से मुकर गए, पी को वोट देने से मुकर गए। बहुत ही लाइव स्थिति का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझना। अंतिम दिन में 15% मतदाता पी को वोट देने से मुकर गए तथा 25% मतदाता क्यू को वोट देने से मुकर गए। देने से मुकर गए तथा पी इस चुनाव में 100 वोटों से हार गया। तो उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है 5000, बी 5500, सी 6000 और डी 6500। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा करता है, बाकी मतदाता क्यू को वोट देने के वादा करते हैं। अंतिम दिन 15% मतदाता पी को वोट देने से मुकर गए, 25% मतदाता क्यू को वोट देने से मुकर गए। पी इस चुनाव में 100 वोटों से हार जाता है, तो उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? यानी सोल्व करते हैं। जिसका ऑप्शन ए आ रहा है यानी 5000 मतदाता है उसका सही है। देखो कैसे, ये पी है ये क्यू है, दोनों वोटों में खड़े हैं। मान लेते हैं दोनों को 100 वोटों का ही काम करना है, दोनों के पास 100 वोट है। अब वादा करने वाली बात आती है, तो वादा करने वाले की पहली पोजीशन निकाल लेते हैं कि कितने लोगों ने पहले वादा किया था पी से। 2/5, 100 का 2/5 यानी 40 मतदाताओं ने पी से वादा किया था और 60 मतदाताओं ने क्यू से वादा किया था। ठीक है, अब जब वोट पड़े तो उस दिन मुकरने वाले की बात कर लेते हैं। मुकर गए, जो पी को वोट देने वाले थे उसमें से कितने मतदाता मुकर गए? 15% मुकर गए, यानी 6 लोगों ने वोट नहीं दिया। आई बात समझ में? ठीक है, और इसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? क्यू को कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? 25%, यानी 60 का 25% अपन लिख सकते हैं 1/4, यानी 15 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया। ठीक है, अब देखो जिन लोगों ने वादा किया था उसमें से इसमें से 34 लोगों ने वोट दिया, इसमें से सिर्फ 45 लोगों ने वोट दिया। अब जो बाकी वोट थे, जो इसके 15 वोट थे, वो किसको जाएंगे? पी को जाएंगे। और इसके 6 वोट है वो किसको जाएंगे? इसको जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसको 6 वोट तो मिले ही नहीं, 2 ही उम्मीदवार थे, पी उम्मीदवार है, क्यू भी उम्मीदवार है। जो वोट पी को नहीं देगा वो किसको देगा? क्यू को देगा। और जो वोट क्यू को नहीं दे रहा है तो वो किसको देगा? पी को। यानी कि 34 तो पी के खाते में पहले आ रहे थे, 45 क्यू के खाते में पहले आ रहे थे, क्यू के खाते में पहले आ रहे हैं। अब 15 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया, तो 15 लोगों ने वोट किसको दिया? इसको दे दिया। और 6 लोगों ने वोट किसको दिया? इसको दे दिया। यानी इसके पास 100 वोटों में कितने वोट हुए? टोटल 49 वोट हुए। और इसके पास 100 वोटों में कितने वोट हुए? 51। यानी दोनों के बीच ये कितने से जीत रहा है? ये दो कम है, ये 2 वोटों से जीत रहा है। यानी इसको 49 मिले, इसको 51 मिले। या अगर 100 वोटों में टोटल कितने वोटों से? इस चुनाव में 100 वोटों से जीत गया। देखो ये संख्या ये अलग है, लेकिन ये जो वास्तविक संख्या है 100 वोटों में कितने से जीता है? 2 से जीता है। ये अंतर इसका 100 का है, इसमें यहाँ पे वास्तविकता में अंतर 2 का है। अपन ने वोटों की संख्या कितनी मानी थी? 100 मानी थी, इंटू 50, यानी 5000 वोटों की संख्या कितनी थी? 5000। आई होप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है, फिर भी देखो
2/5 मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया था, यानी 100 वोट थे, उसमें पी को 2/5 यानी 40 लोगों ने वादा कर लिया, इसको 60 लोगों ने वादा कर लिया। अब क्या बोला है कि जिस दिन वोट पड़ने वाले थे उस दिन इसके जिसने वादा किया था उसमें से 15% वोट देने से मना कर दिया कि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। 40 का 15% यानी कि 6 लोगों ने पी को वोट नहीं दिया, वादा करने के बाद वोट नहीं दे रहा, यानी कि 6 लोगों ने वोट नहीं दिया। यहाँ पे क्या है कि 60 के 15% यानी कि यहाँ पे 60 के 25% यानी 15 लोगों ने इसको मना कर दिया। अब हुआ क्या कि जो 6 लोग थे वो इसको वोट नहीं देके इसको वोट दे दिया, और जो 15 लोगों ने इसको वोट नहीं दिया था वो इसको दे दिया, यानी यहाँ इसके 40 में से 34 वोट तो इसके थे और 15 इनको दे दिए, तो यानी कितने बन गए, 49 वोट बन गए। इसके 45 ऑलरेडी थे, 6 इन्होंने दे दिए, तो किसके बन गए, 51 बन गए। दोनों में हार जीत का अंतर यहाँ पे 2 का है, लेकिन वास्तविकता में अंतर कितने का है, 100 का है। और अपन ने वोटों की संख्या कुल में आनी थी वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास कुल वोटों की संख्या आ जाएगी 5000। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ तक किया हुआ टेस्ट एंजॉय किया है। इसके बाद 22 क्वेश्चन और बचते हैं, यानी 13 क्वेश्चन ही हुए हैं, टाइम का थोड़ा अभाव है, इस वजह से जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपना इंटेलेक्चुअल क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करें। बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट पैटर्न है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सभी लाइन टू लाइन क्वेश्चनों को सोल्व करें और जो टेस्ट है लाइव टेस्ट संख्या 7 का आनंद उठाएं और सभी हर प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करें। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो तथा सेशन पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेशन को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, सभी सुरक्षित रहें, घर रहें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।